हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं, जिस चीज़ के लिए आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनको बहुत ही जल्द सक्सेसफुली अचीव करें। आज 17 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि ब्लीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हेमोफीलिया एक तरह की ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट की बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता है। छोटी सी चोट लगने के ऊपर भी पेशेंट को काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इस बीमारी का भी अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं मिल पाया है। पेशेंट्स को थ्रू आउट द लाइफ लगातार इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। आपको याद होगा, हमने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान भारत के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने भारत के NSA अजीत डोभाल सर के साथ कुछ मीटिंग्स करनी थी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात शेड्यूल थी। लेकिन पिछले कल खबर आई है कि इजराइल ईरान टेंशंस के कारण जेक सुलिवान सर ने अपना भारत का दौरा कैंसिल कर दिया है और जब तक ये ईरान इजराइल की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो भारत नहीं आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम होता है देश की सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रेटजी बनाना, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को लेकर अपनी सरकार के हेड यानी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, इमरजेंसी प्लानिंग करना, टैक्टिकल ऑपरेशंस की मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर प्रॉपर थ्रेट असेसमेंट करना। ये सारे काम किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के होते हैं। अब क्योंकि ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका भी डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, ऐसे में अमेरिका के NSA का सारा ध्यान इस समय अचानक से मिडिल ईस्ट के ऊपर डाइवर्ट हो गया है, इसलिए उन्होंने अपनी भारत की यात्रा को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है दुनिया भर के टॉप 10 एयरपोर्ट्स को लेकर, जिसमें भारत ने भी एंट्री मारी है। दरअसल एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने पिछले कल 2023 के लिए दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की एक लिस्ट जारी की है, यानी किस एयरपोर्ट के ऊपर टोटल कितने पैसेंजर्स ने पिछले साल फ्लाई किया, उसके आधार पर टॉप 10 एयरपोर्ट्स को रैंकिंग दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट को टॉप किया है अमेरिका के एटलांटा एयरपोर्ट ने, जिसने साल 2023 में 10 करोड़ 46 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया। सेकंड नंबर के ऊपर था UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दुबई एयरपोर्ट, जिसने साल 2023 में 8 करोड़ 69 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया। थर्ड पोजीशन के ऊपर दोबारा से अमेरिका का डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट था, जबकि भारत की बात करें तो भारत का रैंक था 10th। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रैंकिंग में शामिल हुआ है और पिछले साल 2023 में इस एयरपोर्ट के ऊपर 7 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने फ्लाई किया और लैंड किया। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लाहौर में कुछ अननोन गनमैन्स ने सरबजीत सिंह के हत्यारे आमिर सरफराज तांबा को दिन दिहाड़े असैसिनेट किया था। अब इस घटना को लेकर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने इस घटना का आरोप भारत के ऊपर लगाया है। मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी घटना का दोष भारत के ऊपर मढ़ते हुए कहा कि आमिर सरफराज के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर सवार 2 लोगों ने हमला किया था, यानी 2 अननोन गनमैन्स थे जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने कहा कि दोनों सस्पेक्ट्स ने घर की डोरबेल बजाई और जब आमिर सरफराज बाहर आया उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि पैटर्न से तो यही नजर आ रहा है कि ये काम भारत का ही है, क्योंकि इसके अलावा भारत और भी 4 हत्याओं के पीछे है। बाकी वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने आमिर सरफराज की हत्या का केस पुलिस से ट्रांसफर कर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दे दिया है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल चाइना ने लद्दाख LAC से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोराकोरम माउंटेन्स पे एक एंटी मिसाइल लाइव फायर टेस्ट किया। इस एक्सरसाइज में चाइना ने लद्दाख के साथ लगने वाले रीजन में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की टेस्टिंग की है, यानी अगर कल को ईरान की तरह अक्साई चीन वाले रीजन में किसी भी सिचुएशन में भारत हमला करता है, ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करता है, तो उस सिनेरियो में चाइना उसका जवाब कैसे देगा, इसके लिए चाइना ने ये एंटी मिसाइल लाइव फायर एक्सरसाइज की है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया है। क्योंकि इस रीजन में भारत और चाइना के अलावा पाकिस्तान तीसरा देश है और पाकिस्तान तो चाइना का अलाई है। कॉन्फ्लिक्ट तो असल में भारत और चाइना के बीच में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना इस चीज की तैयारी कर रहा है कि अगर कल को भारत भी उनके ऊपर मिसाइल से हमला करता है तो उसका जवाब चाइना कैसे देगा। आज की 5th अपडेट आ रही है UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। वीटो पावर और परमानेंट सीट हासिल करने के लिए भारत ने अपने प्रयास एक बार फिर से तेज कर लिए हैं और ये मौका सही भी है, क्योंकि इजराइल ईरान वॉर, इजराइल हमास वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर और इन तीनों युद्ध को रोकने में नाकामी के कारण दुनिया के कई सारे देश पिछले 2-3 दिन से UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। पिछले कल क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर यूनाइटेड नेशंस में एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस की मीटिंग हुई। अब जो ये मीटिंग हो रही थी, यहाँ पर कई सारे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ाई जाए, जबकि परमानेंट सीटों को ना बढ़ाया जाए और उनको 5 तक ही सीमित रखा जाए। जबकि कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नए परमानेंट देशों को तो जोड़ा जाए, लेकिन उनको वीटो पावर नहीं दी जाए ताकि वो इसका मिसयूज नहीं करें। अब इस मीटिंग को अटेंड कर रही UN में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने पिछले कल भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में सही मायनों में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब परमानेंट और नॉन परमानेंट
इन दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाएगा, तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी लेजिटिमेट, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इस पूरी डिबेट में रुचिरा काम्बोज-पैम ने क्या बोला वो आज हम शाम को एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज की 6th अपडेट आ रही है अमेरिका, भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने कांग्रेशनल हेयरिंग के दौरान अमेरिका के कांग्रेसमैन को ये जानकारी दी है कि खराब अर्थव्यवस्था, आर्थिक नुकसान और फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार एडवांस कर रहा है। डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूसे ने यूएस कांग्रेस को ये जानकारी दी है कि इकोनॉमिक टर्मोइल के बीच भी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन का काम अभी तक नहीं छोड़ा है। यानी इसका मतलब हुआ कि आटे चावल के लिए बेशक इनके पास पैसे ना हो, इनका प्राइम मिनिस्टर लोन के लिए कभी चाइना के आगे हाथ फैला रहा है, कभी सऊदी अरब तो कभी IMF के आगे। उधार के पैसे से इनको देश चलाना मंजूर है, लेकिन ये फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाते रहेंगे। आज की 7th अपडेट आ रही है चाइना से। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपने 4th एयरक्राफ्ट कैरियर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और खबर आ रही है कि ये जो चाइना का 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है ये पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यानी इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से ही पावर जनरेट होगी, जो कि एक ही बार में 30 साल तक भी चल सकेगा। यानी 30 साल तक उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका इस तरह के 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता है और हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अमेरिका के 80 फाइटर जेट्स को कैरी किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो चाइना आज की डेट में अपने आप को अमेरिका से कम्पीट करने के लिए रेडी कर रहा है, इसलिए भारत को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ानी पड़ेंगी। इंडियन नेवी ने कुछ ही महीने पहले डिफेंस मिनिस्ट्री को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की एक रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन अभी तक इस प्रपोजल के ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से। रिसेंटली देखा गया है कि ब्रिटेन में मुस्लिम इमिग्रेंट्स की संख्या वहाँ पर बहुत ही तेजी से ज्यादा हो गई है। ऐसे में वहाँ पर भी मुस्लिम धर्म के लोग इस्लामिक राइट्स को लेकर अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। हुआ क्या कि ब्रिटेन के मिशेला कम्युनिटी स्कूल ने अपने प्रेमिसेस के अंदर किसी भी तरह की रिलीजियस प्रेयर, रिलीजियस रिचुअल्स करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई थी। यानी आप स्कूल में वहाँ पर पाठ पूजा, प्रेयर या फिर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मगर स्कूल की एक मुस्लिम स्टूडेंट इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट कर रही थी और वो कह रही थी कि वो स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए अलग से टाइम चाहती है, क्योंकि उसका रिलीजियस राइट है और नमाज पढ़ने से रोकना उसके साथ एक तरह से भेदभाव करना हुआ। जब स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं मिली तो इस मुस्लिम स्टूडेंट ने स्कूल के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मगर पिछले कल लंदन हाई कोर्ट ने इस मामले में एक सुनवाई के दौरान मुस्लिम स्टूडेंट की अपील को रिजेक्ट करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकार के ऊपर स्कूल के नियम है, इसलिए स्कूल प्रेमिसेस में स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। वैसे हैरानी होती है ऐसे केसेस सुनकर। आज की 9th अपडेट आ रही है यूक्रेन और रशिया को लेकर। रिसेंटली ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर की थी, जिनमें से 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ा दिया था। इसी चीज को देखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने अमेरिका और नाटो देशों से अपील की है कि जिस तरह के एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, वैसा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इस समय यूक्रेन को भी चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को रशिया के ड्रोन्स और रशिया की मिसाइल हमलों से बचा सके। दमित्रो कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन को जो चाहिए नाटो के देश वो उनको प्रोवाइड कर लें, बाकी रशिया को हराने का काम वो खुद ही कर लेंगे। यानी यूक्रेन की सरकार जो भी मांगे वेस्टर्न देश आंखें बंद करके उसको दे दें। आज की 10th अपडेट आ रही है ईरान को लेकर। इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का बदला जरूर लेगा। ऐसे में अब ईरान ने डर के मारे अपनी सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद कर दिया है। ईरान को डर लग रहा है कि इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने इसके साथ में ये भी कहा है कि जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी शांत नहीं हो जाती है तब तक वो अपने न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं भेजेंगे। वैसे देखा जाए तो इजराइल ने जो सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था उसमें डिप्लोमेटिक स्टाफ समेत 16 लोगों की जान गई थी, वो भी वाकई में वियना कन्वेंशन के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए यहाँ पर इजराइल की भी थोड़ी बहुत गलती है। ऐसे में आप इस केस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान या फिर इजराइल को? नीचे कमेंट करके अपना पक्ष बताएं।